हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही समृद्धि लेकर आए। आप खुश रहें और आपको रब तरक्कियां बख्शे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एच पी एस एस सी के प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करें जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वन एग्जामिनेशन के लिए। बिकॉज यहाँ से आपको ये पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ पर उनके जो मेजर एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल तक पूछे जाते हैं। तो आज हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा का उद्घाटन सभा की अध्यक्षता किसने की। आपके पास चार ऑप्शन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी पी उपेंद्रा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। और जो हमारा संविधान दिवस होता है या कॉन्स्टिट्यूशन जो हम डे मनाते हैं वो हम किस दिन मनाते हैं, वो आता है आपका 26 नवंबर, 26 नवंबर को हम मनाते हैं। और जो आपके जो सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके परमानेंट नहीं थे। जो आपके इसके बाद इनके बाद कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये आपके प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और उसके बाद आपके जो एच सी मुखर्जी हैं ये आपके क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं बी आर अम्बेडकर जी की, तो ये थे आपके हेड किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के। और जो हमारे बी एन राव, ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी एन राव कौन थे। ये हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद का निम्न सदन कौन कौन सा है। आप सभी जानते हैं निम्न सदन है आपका लोकसभा। राज्यसभा है आपका अपर हाउस। अपर हाउस ये आप जानते हैं। और जो हमारा राज्यसभा होती है ये आपकी कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। जैसे आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में हर 5 साल बाद आपके चुनाव होते हैं। जनता जो है वो सरकार चुनती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर बार गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है बट इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं होती, ये आपका परमानेंट हाउस होता है। तो आपने ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया कि बताइए कि इनमें से परमानेंट हाउस कौन सा होता है। तो आप ऑप्शन राज्यसभा इसका करेक्ट आंसर होगा। विधानसभा क्या होती है, आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जहाँ पर आपके एमएलएज होते हैं वो होती है आपकी विधान सभा। हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आप सभी जानते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। यहाँ पर आपके जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर जगदीप धनकर जी। ठीक है, ये आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट तो आप जानते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि लोकसभा के स्पीकर करंट टाइम पर कौन है। हु हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। मार्शल ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ। तो देखिए जो हमारे पास अगर हम देखें तो इसका जो ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मा किसके पास होता है, स्पीकर के पास। अब हमें ये लग सकता है कि सिक्योरिटी का मामला है तो मार्शल हो सकता है या चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो है आपका वो करंट आंसर होगा इसका जो स्पीकर है। नेक्स्ट है, अमंग्स द क्वेश्चन अलाउड बाय द स्पीकर विच इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अध्यक्ष द्वारा
अनुमत प्रश्नों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है? तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन डी, शॉर्ट नोटिस। तो शॉर्ट नोटिस में ऐसा होता है कि इसमें जो भी आपको क्वेश्चन पूछना होता है, जैसे कोई भी एमपीज होंगे, वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी मिनिस्टर से, तो वो एक प्रायर नोटिस दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 या 15 दिन का नोटिस होता है। तो उसमें ये होता है कि जो भी क्वेश्चन है वो आपको ओरली आंसर करना होता है, उसके बाद आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शॉर्ट नोटिस। अनस्टार्ड होते हैं जहाँ पे यहाँ पर ये होता है अनस्टार्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपसे एक रिटन आंसर मांगा जाता है और यहाँ से आप कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आपको अलाउड नहीं होते हैं। आप सिर्फ आपको रिटन आंसर के साथ ही सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये स्टार्ड क्वेश्चन क्या है और ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है। स्टार्ड क्वेश्चन जैसे आप जानते हैं एस्ट्रिक्स के साइन से हम इसे डिनोट करते हैं। स्टार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये एक आपकी पार्लियामेंट की एक वोकेबलरी कहें या लैंग्वेज है, जहाँ पर वो पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं। स्टार्ट क्वेश्चन में होता है कि आपके ओरल आंसर बोलकर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपको बोलकर ही जवाब देना होता है। मान लीजिए जैसे आप कोई भी एमपी हैं, उन्होंने किसी भी मिनिस्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो जब वो स्टार्ट क्वेश्चन होगा, स्टार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में वो क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पर उस मिनिस्टर को ओरली आंसर करना होगा और उसके बाद काउंटर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उनके आंसर से, जो क्वेश्चन फिर आप काउंटर में करेंगे उसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मान लीजिए आप एमपी, मान लीजिए एक एमपी है ए और यहाँ पर ये मिनिस्टर हैं बी। इन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आजकल भारत में जो है वो बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये आपके हैं एमपी, ये है आपके मिनिस्टर साहब। बट मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया कि रोज़गार तो बहुत है, बट हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं वो स्किलफुल नहीं है, तो इसलिए रोज़गार की कमी नहीं है, बट लोग जानबूझकर नहीं लग रहे। मान लीजिए ये इनका एक आंसर था। तो यहाँ पर ये जो इन्हें एमपी साहब है, इन्हें आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। इन्हें लगा कि ये देखिए ये तो ये बीटिंग अबाउट द बुश है, कि मजाक ही करें, गलत हमें आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन फिर से काउंटर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नहीं ये तो बेरोजगारी के फैक्ट्स तो ये हैं। तो उस क्वेश्चन को जो काउंटर क्वेश्चन होता है उसी कहते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो आपने ये याद रखना है। स्टार्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया और यहाँ से हमने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ लिया। जैसे हम आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो सप्लीमेंट्री शीट्स होती हैं, मतलब आप एक्स्ट्रा शीट्स लेते हैं। तो वही तरीके से आप समझ लीजिए कि जो काउंटर क्वेश्चन होगा वो आपका एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा। अब मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर और भी डिस्कस करना चाहूँगा। आपने ये देखा हुआ है क्वेश्चन आर होता है और एक आपका 0R होता है। देखिए ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैं क्यों इन पे इतना फोकस कर रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं ज़रूर। तो क्वेश्चन आर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो ये जो मॉर्निंग सेशन में होता है 11 से लेके 12 बजे तक, 1 घंटा मान सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि इसमें कोई भी मेंबर जो है वो लोकसभा का मेंबर मिनिस्टर से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, उसे कहते हैं हम आपके क्वेश्चन आर। बात करते हैं 0 आवर की या 0R की। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका आफ्टर द मॉर्निंग सेशन क्वेश्चन आर के बाद जो आपका आर स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हम 0R। और ये कब तक होता है? टिल द एजेंडा ऑफ द डे, मतलब जो भी सदन ने कुछ इम्पॉर्टेंट जो उनके स्टेप्स होते हैं या डिसीजंस होते हैं या जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डे के, जब तक वो फिनिश नहीं होते तब तक आपका जो है वो 0R चलता है। और यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एमपी जो है वो विदाउट प्रायर नोटिस किसी भी मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकता है। मान लीजिए जैसे हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पर किसी भी कोई भी एमपी उठकर सीधा उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जी हमें इस मामले में आपकी क्या राय है या क्या गवर्नमेंट इस पे स्टेप्स ले रही है। तो इसमें डायरेक्ट, तो मैक्सिमम टाइम जो होता है कि जो आपके अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज होती हैं, अच्छे पोर्टफोलियोज होते हैं, वो बहुत ही अच्छे लोगों को दिए जाते हैं और मैक्सिमम कोशिश होती है कि एमपीज़ की या जो मिनिस्टर्स होती हैं कहीं स्किप भी कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको
कितनी नॉलेज है अपने डिपार्टमेंट के बारे में, आपकी मिनिस्ट्री के बारे में, वो पता चलता है। बिकॉज आपको इंस्टेंट जवाब देना होता है, आप बात को टाल नहीं सकते, आपको सीधा जवाब देना पड़ता है, सीधा आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो ये तो हुई बात लोकसभा की। बात करते हैं अगर अब राज्यसभा की। राज्यसभा में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। जो यहाँ पर 0 आवर है वो पहले स्टार्ट होता है 11 से 12, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका कौन सा स्टार्ट होता है, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन आवर 12 से जब तक वो चलेगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये आपके काम ज़रूर आएंगी। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, जो आपके राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, cumulative vote system, single non-transferable vote system, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसी तरीके से आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इलेक्ट करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम अपने एमएलएस को चूज़ करते हैं, एमपीस को चूज़ करते हैं, आप सीधे वोट करते हैं, आप डायरेक्टली वोट करते हैं अपने एमएलए के लिए, आपकी वोट काउंट होती है। बट जैसे आपके अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट में, तो वो प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम होता है। प्रेसिडेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट में आपके जो एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, और यूटी से भी जो है आपके वोट करते हैं। तो वहाँ पर एक सिस्टम होता है, एक फॉर्मूला होता है कि आपकी जो वोट की वैल्यू है वो कितनी है। जैसे हमारी वोट की वैल्यू तो सिर्फ एक होती है कि आपने एक वोट डाली तो एक काउंट होती है। बट हम बात करते हैं जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे एक वैल्यू की हम तो नहीं करते, एमपी एमएलएस करते हैं, तो उनकी वोट की एक वैल्यू होती है, इस तरीके से वो चूज़ करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट होते हैं, तो उसमें प्रेफरेंसेस होती है कि आपने मान लीजिए 3 कैंडिडेट में से आपने पहले को, ये मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, सी। मान लीजिए आपकी प्रेफरेंस है कि मैं, अगर मेरा सबसे पहली प्रेफरेंस है कि जो बी है वो मेरा कैंडिडेट है, ए आपका दूसरा, सी तीसरा। तो इस तरीके से प्रेफरेंसेस होती हैं, फिर आपका जो है वो वोट काउंट होती है। अगर किसी को फर्स्ट राउंड में 50% से कम वोट काउंट होते हैं, तो इस तरीके से मतलब अगर तो 50% से ज़्यादा आते हैं तो वो क्लियर मेजोरिटी से विनर होता है, नहीं तो फिर दोबारा से काउंटिंग होती है। तो आप इस तरीके से इतना समझ सकते हैं। When can a president use his discretion in appointing the prime minister? प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक कब उपयोग कर सकते हैं? In all circumstances, in no circumstances, when no political party enjoys a clear majority in Lok Sabha, या none of these। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है when no political party enjoys a clear majority in the Lok Sabha। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? अब देखिए हमारे जो एमपीज के इलेक्शंस होते हैं वो बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। तो एमपीज की जब इलेक्शंस होंगे, या जो आपके, वही तो आपके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है जब किसी भी पार्टी के पास आपकी मेजोरिटी सीट्स नहीं है। आपको मुझे बताना कि लोकसभा की सीट्स कितनी है, आप देखते हैं कितना आप नॉलेज रखते हैं इस बारे में। तो जब आपके पास मेजोरिटी नहीं होगी तो राष्ट्रपति एक आवेदन करेगा कि आइए आप सरकार बनाइए फिर, ठीक है। तो इस तरीके से वो किसी न किसी को मौका देते हैं, जो भी आपकी मेजर पार्टीज होंगी या जो भी दावा ठोकरी होती है कि हाँ हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रपति की अपनी मर्जी है कि वो किसे निवेदन या आग्रह करते हैं कि आइए आप सरकार बनाइए। तो यहाँ पर वो अपनी डिस्क्रिशन का यूज़ करते हैं। Who acts the president of India when neither the president nor the vice president is available? भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है जब ना तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उपलब्ध है? तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर जो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एज अ प्रेसिडेंट आपका कार्य करेंगे। तो आपको मुझे बताना है कि अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस टू, गवर्नमेंट क्यों टैक्सेस लगाती है, क्यों लोग कहते हैं कि फ्री बीज नहीं देनी चाहिए? तो टू यहाँ पर टू द रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट, राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए।
यहाँ पर अगर हम ऑप्शन बी की बात देखें, चेक एकमलेशन ऑफ वेल्थ अमंग द रिच, कि धनी लोगों की संपत्ति के संचय की जांच के लिए, ऐसा नहीं होता है। टैक्सेस तो एक स्लैब होता है, उसके अंडर जब आपकी इनकम होती है एनुअल इनकम, तो आपको टैक्सेस जो है वो पे करने होते हैं। द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एंड अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं आपके प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं। गवर्नर भी देखिए, प्रेसिडेंट की अपनी चॉइस होती है, वही किसी भी स्टेट का गवर्नर बनाते हैं, और गवर्नर तब तक अपने पद पर रहता है जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा होती है। मतलब प्रेसिडेंट ने चाहा कि आप अपनी कुर्सी खाली कीजिए, तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट, अगर हम स्टेट की बात करते हैं, राज्य की, तो आपने याद रखना है गवर्नर। विच इज इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनीय है, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी एंड प्रीएम्बल। तो देखिए, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपकी इन्फोर्सेबल है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। बाकी आपके डीपीएसपी हो गए, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी कहते हैं, ये आपके सारे इन्फोर्सेबल नहीं है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, प्रीएम्बल भी नहीं है। आपको मुझे बताना है फंडामेंटल्स राइट, चलो मैं ही बता देता हूँ। पार्ट 3 में जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रिकग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डेड बाय, किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन एंड कैग। तो देखिए, ये आपकी जो इलेक्शन कमीशन होता है, यही आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्निशन देता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी, ये सारा इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। कैग क्या होता है आपका? ये होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप अ विलेज पंचायत फाइंडिंग मेंशंस अंडर, संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना किसके अंतर्गत उल्लेखित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 40 जो है वो आपका सेटअप ऑफ विलेज पंचायत को बताता है। बात करते हैं आर्टिकल 45 की, तो इसमें है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रंस अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए। आर्टिकल 49 की अगर हम बात करें, इसमें जो है आपके प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शंस को बताता है। बात करते हैं आर्टिकल 51A, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर और टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये आपके आर्टिकल्स 51A बताता है। टर्म ऑफ CAG ऑफ इंडिया इज, भारत के कैग का कार्यालय कितना होता है? तो आपको जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए अभी आप जो हैं वो हैं 60 साल के, आपको आज कैग नियुक्त कर लिया जाता है, तो जब आप 65 के हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का। तो अब यहाँ पर आप रिटायरमेंट कर दिए जाएंगे, ठीक है। भले ही आपकी 6 साल का कार्यकाल नहीं हुआ, बट आपकी जो एज है वो पूरी हो गई है। या फिर मान लीजिए आप 58 ईयर्स के हैं, तो आपको 6 साल का पूरा टेन्योर मिलेगा और आप 64 ईयर्स पर ही जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। The anti-defection law was enacted as early as 1979.
दल बदल निषेध कानून सबसे पहले 1979 में कहाँ लागू हुआ था? तो ये है आपका ऑप्शन बी, JNK में ये एक्ट हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए तो ये थे आपके इंडियन पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, बिकॉज़ तभी वीडियो बूस्ट होगी। शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और जो भी आपकी फीडबैक है आप प्लीज़ प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। और यहाँ पर जो मुझे काफ़ी देर से क्वेश्चन याद आ रहा है कि कैग को हम एक और नाम से भी जानते हैं। अ, ये आपका सेफ गार्ड करता है पब्लिक पर्स, मतलब जितने भी आपकी स्पेंडिंग्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो कौन फाइंड आउट करता है कि आपकी जो स्पेंडिंग्स हैं वो सही जगह पर हुई है या नहीं है? वो है आपकी CAG, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसे कौन नियुक्त करता है? इसे भी नियुक्त करता है आपका प्रेसिडेंट ही। और अभी हमारे कैग कौन हैं? ये हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, बाकी लोगों को भी पता चलेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।